नमस्कार साथियों, मैं जोगेंद्र खन्ना दादरी क्रांति न्यूज़ चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। साथियों, हर एक इंसान अपने स्वास्थ्य के को लेकर बहुत ही चिंतित रहता है और चिंता करने की बात भी है, ताकि आप सभी को पता है कि एक से बढ़कर एक भयंकर बीमारियां आजकल फैली हुई है। उन्हीं में से एक बीमारी है कैंसर की बीमारी, जिसका लोग कहते हैं कि इलाज ही नहीं है। और काफ़ी लोग भारत में ही, अगर हम भारत की बात करें तो भारत देश में काफ़ी लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं और मर भी चुके हैं, क्योंकि उनको इलाज के लिए पर्याप्त दवाई अभी तक नहीं मिल पाई है। साथियों, एक खुशखबरी पूरे भारतवर्ष के लिए है कि भारत में एक छोटा सा जिला है हरियाणा का चरखी दादरी। उस चरखी दादरी की एक लड़की ने कैंसर की, स्पेशल कैंसर की एक दवाई बनाई है, उसका फॉर्मूला तैयार किया है। और ये खुशखबरी मैं चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जाए, ताकि आज जो लोग पीड़ित है कैंसर को लेकर, उससे उनका इलाज हो सके। और विशेष करके जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसकी दवाई बनाई उन्होंने। और उन्हीं से मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ कि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी पढ़ाई की, कहाँ तक वो इस लेवल तक पहुंची, और इसका पूरा क्रेडिट वो किसको देना चाहती है। बिल्कुल साथियों, आप लोगों ने सही सुना है, कैंसर की दवाई का अब पक्का इलाज पूरे भारत में होने वाला है चरखी दादरी की लड़की के द्वारा। और वो जो लड़की है, मैं उनसे ही आपकी बात कराने जा रहा हूँ। जी नमस्कार। Namaskar, I am Dr. Sakshi Soni from Charkhi Dadri, and I have completed my D Pharma from Department of Pharmaceutical Sciences, Government Polytechnic College, Mandi Adampur. Then I have completed my B Pharma from Maharishi Dayanand University, Rohtak. And then I have joined my M Pharma in the pharmaceutics branch, and then I go to know what is the research, and then I have completed some level of research so that I can proceed my further study in the research. Then I have completed my PhD from the same Department of Pharmaceutical Sciences, Dr. Hari Singh Gaur University, Madhya Pradesh, Sagar. And there I have invented a new formula for treatment of breast cancer, in which I have taken some kinds मैं of एक बार आपको बीच में ही रोकना चाहूँगा। लगभग भारतवर्ष की जो आबादी वो अनपढ़ है, तो मैं चाहूँगा आप उनको हिंदी में ही बताएं, ताकि वो समझ सके इसी बीमारी का इलाज क्या है। एक्चुअली मैंने पीएचडी में अपना जो रिसर्च वर्क किया है, उसके अंदर हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने जो सर्वे किया कि कैंसर किस कारणों से हो रहा है, उसके मेन रीज़न क्या है, अभी तक कौन कौन सी दवाइयाँ कैंसर के लिए ली जा रही हैं, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अभी तक उस ट्रीटमेंट के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं। ट्रीटमेंट तो अवेलेबल हैं बहुत सारे कैंसर के, लेकिन उसके कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमने सोचा कि पहले उस साइड इफ़ेक्ट्स पे काम किया जाए कि वो किस तरीके से काम करे और कि क्यों हो रहे हैं। तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करते हुए हमें दवाई का ट्रीटमेंट देना होगा। तो हमने देखा कि जैसे बहुत सारे, जैसे एलोपेसिया, बाल झड़ना, या फिर अल्सर हो जाना स्टमक के अंदर, क्योंकि वो दवाइयाँ बहुत गर्म होती हैं उसलिए, और बहुत सारे अपने जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल्स रहते हैं, वो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को, कि हम किस तरीके से अपनी बॉडी को या लाइफस्टाइल को चला रहे हैं। तो उस सब की ट्रीटमेंट के लिए हमने सोचा कि हमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल लें ताकि जो आम जनता है अपने समाज की, उनको कम पैसों में अच्छा इलाज उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले जो हमारे लिपिड्स होते हैं, ताकि हम अपनी दवाई का खर्चा कम कर पाएँ। कीमोथेरेपी जो है बहुत सारी अवेलेबल हैं, और बहुत सारे स्टेज पे कैंसर्स होते हैं, लेकिन कैंसर का जो डायग्नोसिस होता है वो तब पता चलता है जब वो थर्ड स्टेज में आ जाता है। तो हम चाहते हैं कि उसका अर्ली डायग्नोसिस हो, और अर्ली डायग्नोसिस ये किस स्टेज में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हम कैसे अपनी दवाई को उसी टारगेट पे पहुंचा के हम ट्रीटमेंट दें। इसके लिए हमने सबसे पहले अपना जो लिपिड्स रहते हैं वो हमने एक्चुअली जर्मनी से सैंपल्स मंगवाए थे फॉर्मुलेशन के लिए।
फिर हमने उस लिपिड्स के अंदर अपनी जो डॉक्सोरिबोसिन एक एंटी कैंसर ड्रग होती है वो मतलब उसके अभी तक एक पिगाइलेटेड इंजेक्शन फॉर्म में प्लेन ड्रग अवेलेबल है, लेकिन हमने उसी ड्रग को डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में जाने से रोका। तो उस ड्रग को हमने लिपिड्स के अंदर कोट किया। फिर कोट करने के बाद जो हमारे सिस्टम में इम्यून सेल्स होती हैं, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, उससे हमने पहले उसको कोट कर दिया ताकि हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं उसको पहचान ना पाएँ कि हमारी कौन सी ड्रग जा रही है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी ड्रग होगी वो सिर्फ टारगेट के ऊपर जाएगी, जहाँ पे कैंसर है वहीं पे इफेक्ट करेगी, ब्लड के अंदर कहीं पे भी या कोई भी जो हमारी हेल्थी सेल्स हैं उसको इफेक्ट ना करे वो। इसके लिए हमने उसको ऐसा किया कि उसको फिर पिगाइलेटेड किया। एक पिगाइलेशन होती है कि मतलब आई एम द पार्ट ऑफ बॉडी लाइक दैट फॉर्मुलेशन। फिर हमने उसको एक अमीनो एसिड्स, हमारी जो बॉडी जिन चीज़ों की बनी होती है, अमीनो एसिड्स की एक चेन हमने इन्वेंट किया कि उसका सीक्वेंस कौन सा उस टारगेट पे जा सकता है। तो जैसे मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करता है तो उसी के पास जाता है, वैसे ही हमारा जो कुछ एक मैग्नेट सिस्टम हमारे फॉर्मुलेशन में है ताकि वो सिर्फ हमारे कैंसर के उसी सेल्स के अंदर जाएगा, उसी सेल को पहले रिकॉग्नाइज करेगा कि कहाँ पे है पूरी बॉडी में। ब्लड जब सर्कुलेट होगा तो पूरी बॉडी में वो डायग्नोस करेगा कि कैंसर कौन सी बॉडी में किस पार्ट में है। तब वो उस कैंसर की जो सेल्स हैं उसके अंदर हमारा फॉर्मुलेशन जाएगा, और फॉर्मुलेशन के बाद अंदर जाने के बाद वहाँ पे जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज रहती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस होता है जहाँ पे डीएनए या फिर जो भी जीन्स वगैरह हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, तो हमारी ड्रग उधर ही जाके अफेक्ट करेगी। और फिर जो भी म्यूटेशन वगैरह हो रही है जिस कारण से कैंसर डेवलप हो रहा है, या जो हमारा एनर्जी सिस्टम रहता है माइटोकॉन्ड्रिया जो पूरी बॉडी को एनर्जी देता है, अगर उसके कारण ऐसा हो रहा है तो वहीं पे जाके उस सेल्स को किल करके कैंसर सेल को वो ट्रीटमेंट देगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इस जो अपनी समरी थी उसको हमने सोचा कि हम ऐसा ऐसा कुछ करना चाहेंगे, तो उसको हमने सब ये माइंड में कैसे आया आपके, कहाँ से प्रेरणा मिली कि भी इसी के पीछे हमें जाना, जो कि एक भयंकर बीमारी है। और हमने सुना है कि भी कैंसर जहाँ पर होती है उस शरीर के अंग को ही अलग कर दिया जाता शरीर से। हाँ जी, वो इसलिए किया जाता है ताकि वो ब्लड के थ्रू हमारे दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर नहीं जाए। एक्चुअली जब हमने एम फार्मा में हमारा छोटा स्मॉल प्रोजेक्ट था, स्मॉल प्रोजेक्ट में जब हमने काम किया तो हमारा रिसर्च में इंटरेस्ट बढ़ा। फिर हमने देखा कि सबसे जो हाईएस्ट लेवल है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड का हमने एक मैप डायग्नोस किया। फिर उसमें इंडिया में भी देखा और पूरे वर्ल्ड में रेशो देखा, स्टैटिस्टिक लगाया कि भाई कहाँ पे कौन सी डिजीज़ सबसे ज़्यादा हो रही है। तो हमने पाया कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस 15% ज़्यादा है WHO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और कैंसर्स के अकॉर्डिंग। हाँ जी, ब्रेस्ट कैंसर। हाँ जी। तो आपकी कितने बंदों की ये टीम थी, और हरियाणा से या कितने और आपके साथ थे? मेरे साथ मेरे गाइड थे प्रोफेसर वंदना सोनी मैम एंड प्रोफेसर सुशील कुमार काशव सर, इन जिनकी गाइडेंस में मैंने अपना पूरा रिसर्च वर्क किया। और इसके अलावा मेरे और भी डिपार्टमेंट्स के जितने भी टीचर्स थे सभी ने मेरा फुल सपोर्ट किया कि कहीं पे भी मुझे डायग्नोसिस कराने जाना है, कुछ सैम्पलिंग के लिए जाना है, तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया। और इसके अलावा मैंने अपना कुछ पार्ट DRDO इनमास दिल्ली में है, DRDO की लैब में मैंने अपना रिसर्च वर्क किया। और इसके अलावा मैंने पेटेंट के लिए थोड़ा क्लासेस लिया, थोड़ा जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं तो वो सब लिया कि वहाँ पे सैम्पलिंग कैसे करनी है, किस तरीके से हमें सोचना कैसे है रिसर्च के बारे में। तो जो गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए थे तो वहाँ से हमें बड़े बड़े साइंटिस्ट के कांटेक्ट में आए, उनका कोलैबोरेशन इंडियन लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे था। तो हम उनको देख के इतना मोटिवेट हुए कि हमें भी अपना रिसर्च को इस तरीके से आगे लेके जाना है। जो आपने तकनीक इजाद की है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, तो वो तकनीक क्या मतलब कैंसर होने के बाद ही कारगर है, या अगर किसी लेडीज़ को सतर्क रहना है ताकि उसको ये कैंसर ना हो तो क्या वो दवाई कारगर है उसके लिए? नहीं, और हाँ। कितने % है? हमारा जो फॉर्मूला है वो ट्रीटमेंट के लिए है जी।
ट्रीटमेंट तभी दिया जाएगा अगर वो कैंसर डेवलप हो गया है बॉडी में। नहीं, किसी को बचना है, जैसे बोलते हैं ना भी कोरोना से बचने के लिए ये करना चाहिए ताकि नहीं होगा, तो क्या कैंसर से बचने के लिए भी कुछ उपाय है? नहीं, कैंसर से बचने के लिए तो मेन तो हमारा लाइफस्टाइल है और बहुत सारे साइंटिस्ट और टीम हमारा काम कर रही है, लेकिन जो कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं वो नहीं बता सकते। हमें लैब के साथ प्रॉमिस रहता है कि हमें नहीं बताना। जो हमारा वर्क है, जो इन्वेंट हो चुका है और पेटेंट हो चुका है, हम उसी के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, आज आप चरखी दादरी आए हो तो पेरेंट्स से मिलकर और आपके जो गुरुजन थे, अड़ोस पड़ोस के थे, उनसे मिलकर कैसा फील हुआ? अभी जो सब इसका क्रेडिट है वो मेरे पेरेंट्स को, भैया भाभी को, मामा मामी को, दादा दादी को, चाचा चाची को, इन सबको ही जाता है जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और उनसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। और इनके साथ ही बहुत सारे लोग दादरी से, पूरी दादरी से अलग अलग लोग आए हुए थे। तो मैंने देखा भी है और सुना भी है कि आपके पिताजी चरखी दादरी के जो कोर्ट है वहाँ टाइपिस्ट है और इतने बड़े लेवल तक आपको पहुँचाया उन्होंने, तो कितना मतलब ये संघर्ष किया उन्होंने अपनी लाइफ में? एक्चुअली जो मुझे पेटेंट मिला है वो पापा के कोर्ट से, जो कोर्ट में लड़ने का लेवल रहता है, कोर्ट क्या होता है, वो जब सब सीखने के बाद उनसे मोटिवेटेड थी, इसीलिए मैंने अपना भी एक केस फाइल कर दिया कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि मुझे पेटेंट मिलेगा ही मिलेगा और मुझे करना ही है। तो पूरे डेडिकेशन के साथ मैंने अपना भी पूरा 100% दिया और पेरेंट्स का भी पूरा 100% सपोर्ट रहा, तो ही जाके हमें कुछ अचीवमेंट मिलता। जब ये दवाई या जो तकनीक आपने बनाई तो वो जो सफल हुई और पेटेंट मिला आपको भारत के द्वारा, तो तब कितनी खुशी हुई थी और सबसे पहला कॉल आपने कहाँ किया था? इसके लिए सबसे पहला कॉल मैंने अपने गाइड को किया था, क्योंकि उन लोगों की भी मेहनत मेरे साथ साथ उन्होंने भी उतनी मेहनत की कि मेरे को पेटेंट मिला। एक्चुअली इस पेटेंट को मिलने का पूरा जो प्रोसेस मिला वो 2 साल का था, जिसके लिए हमने केस फाइल किया। उसके लिए अलग अलग डेट्स मिले हमें कोर्ट में कि ये वाली डेट हमें दी जा रही है, तो हमें उसके लिए लड़ना पड़ता था कि हमारा ये बिल्कुल इन्वेंशन है, इसकी एफिकेसी हमारी दूसरे प्रोडक्ट से ज़्यादा आई है। तो अगर किसी महिला को ये शिकायत होने लग जाए तो उसको कैसे पता चले कि भी ब्रेस्ट कैंसर होना शुरू हो चुका? क्या ऐसी चीज़ें रहेंगी कि उसको कुछ अलग तरह का महसूस होगा? बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट होने लगता है कि डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है। तो जब डाइजेशन ख़राब होता है तो वहीं से मेन बीमारी शुरू होती है कैंसर की। और उसके कारण फिर कहीं पे जैसे गांठ बनना या फिर उसके अलग अलग जो सिंबल्स रहते हैं कि किस लेवल पे एपिथेलियल सेल्स के अंदर है या कितने लेवल पे वो गांठ है, हो सकता है वो कुछ और भी हो, लेकिन वो जैसे जैसे आगे डेवलप होता रहता है। तो कैंसर के लिए हमें एक नॉर्मल डॉक्टर को भी हमें मतलब डायग्नोसिस के लिए इसीलिए कहते हैं कि हर साल अपना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए कि कहीं कुछ लीवर में या ब्लड में कुछ ऐसा हमें अनवांटेड चीज़ तो नहीं मिल रहा है कि जिसके कारण आगे जाके हमें कुछ परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आगे जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको डायग्नोस करके फिर ही कुछ ट्रीटमेंट डॉक्टर दे सकते हैं। अच्छा, आपने जो दवाई बनाई है वो जनता तक कैसे पहुंचेगी? अभी एक्चुअली जो ये हमारा फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूले को पेटेंट करा लिया ताकि हम आगे कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सकें। ये जो फॉर्मूला था इसके लिए सबसे पहले हमने लैब में वर्क किया कि जो कैंसर की सेल्स रहती हैं अलग अलग, तो उसे हमें जो सेल्स लेबोरेटरी वर्क में हमने उस पर देखा कि कितनी एफिकेसी आ रही है। जब हम ये सेटिस्फाइड हो गए कि इसकी एफिकेसी दूसरी फॉर्मुलेशन से ज़्यादा है, तो हमने उसमें उसको एनिमल स्टडी किया उसका लैब के अंदर कि एनिमल्स में वो कितनी इफेक्टिव है। एनिमल में क्या था? एनिमल्स में हमने क्या किया, सबसे पहले कैंसर इंड्यूस कराए जी। उसके लिए कैंसर इंड्यूसिंग माइस भी रहते हैं और जैसे बाल्ब सी वाइट वाले जो माइस रहते हैं वो मेनली लेबोरेटरी पर्पस के लिए यूज होते हैं। वही होते हैं लगभग, तो हर चीज़ उन्हीं पे इस्तेमाल की जाती है। नहीं, उसके लिए भी मॉडल्स अलग अलग होते हैं हर एक डिजीज के लिए कि उसका ह्यूमंस के सिस्टम से वो कितना मैच हो रहा है, कौन सा डिजीज है। जैसे किसी में रैबिट यूज होता है, किसी में मंकी यूज होता है, किसी में माइस यूज होता है, तो उस अकॉर्डिंग डिजीज के अकॉर्डिंग वो मॉडल
डिफाइन रहते हैं कि कौन सा मॉडल हमें यूज़ करना है। तो हमने इसके लिए फीमेल बाल्ब सी माइस यूज़ किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले कैंसर इंड्यूस कराया। फिर कैंसर इंड्यूस कराने के बाद हमने अपनी फॉर्मुलेशन का ट्रीटमेंट दिया अलग अलग टाइम पे कि हमारा कितना इफेक्टिव हो रहा है, कितने परसेंटेज एफिकेसी है। तो परसेंटेज ऑफ एफिकेसी के बेस पे ही हमें ये देखा कि दूसरी फॉर्मुलेशन से हमारा ज़्यादा कारगर है फॉर्मूला। तो इसके लिए हमने फिर क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजा, जैसे अलग अलग हॉस्पिटल्स में अभी बात चल रहा है, तो कंपनीज़ को फिर हम कोलैबोरेट करके उनसे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, आपने जो फॉर्मूला तैयार किया है, फॉर्मूला ही बोल सकते हैं अभी तो उसको, तो क्या वो किसी बड़ी कंपनी के साथ आप साझा करोगे अपने फॉर्मूले को, या शहर शहर गांव गांव तक आपका फॉर्मूला पहुंचेगा दवाई के रूप में? अभी तो जो फॉर्मूला है पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा, अभी वो मार्केट में अभी उसको लॉन्च नहीं करना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप वो बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करोगे अपने आप को, या एक ऐसा रहेगा आपके द्वारा कि भाई ये जो मेरी दवाई है ये हर घर तक, जिसके भी घर में बीमारी है वहाँ गरीब से गरीब और अमीर तक भी पहुँचे ये चीज़? हमारा इस फॉर्मूले का मेन मकसद ही यही था कि जो उसका कॉस्टिंग चार्ज रहता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो दूसरी फॉर्मुलेशन से बिल्कुल कम हो जाए। इसीलिए हमने उसके अंदर जो एक्सिपिएंट्स जो यूज़ होते हैं फार्मूला के अंदर वो बिल्कुल चीप लेवल के और बिल्कुल लो रेट के जो यूज़ किए हैं वो हम यूज़ बना के, फिर जो कंपनी होगी वो हमें किस वे में वो फार्मूला बना के दे रही है, और फिर हम उसकी कोशिश पूरी करेंगे कि वो घर घर तक पहुँचे और मेन जो आम जनता है उस तक भी ये इलाज पहुँचाना संभव हो सके, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़े। उसका मेन कैंसर का जो डिजीज़ है उसका मेन तो यही रहता है डिसएडवांटेज कि वो उसका चार्ज एक इंजेक्शन इतना महंगा होता है कि वो मेन आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए हमने ये वाला इन्वेंशन किया। हाँ, सस्ता, दूसरों से सस्ता। किसी महिला को अगर बचना हो इन चीज़ों से, खास करके ब्रेस्ट कैंसर से, तो उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए उन महिलाओं को? ब्रेस्ट कैंसर भी किसी चीज़ से अगर ऐसा हो कि भी इससे हो सकता है तो इससे दूर रहना चाहिए, ताकि लगभग ये आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर का ज़्यादा है, तो वो जो महिलाएं भी देख रही हैं वीडियो और पुरुष भी देख रहे हैं, उनको ये तो रहे कि हाँ भाई हम बच सकते हैं इस चीज़ से। मेन तो ये रहता है कि हमें जो फ्राइड चीज़ें रहती हैं खाने के लिए वो कम यूज़ करनी चाहिए, फ्राइड बॉइल्ड चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। प्रोबायोटिक्स जो अपनी डाइट होती हैं उसके अंदर प्रोबायोटिक्स की अमाउंट इंक्रीज़ करनी चाहिए। और जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमारा लालच तो उसी पे आता है जो बाहर रेडी पे मिल रही होती हैं, दुकानों पे मिल रही होती है, लेकिन उसके अलावा जो हमें डाइट अपनी मेंटेन करके रखनी चाहिए, जैसे फ्लैक्स सीड्स होते हैं ओमेगा 3 जो हमारी सेल्स को और हेल्थी बनाते हैं, तो वो भी लेना चाहिए। लाइफस्टाइल और योगा वगैरह से भी मोटिवेट, ये मतलब बचाव के साधन है ये जो आप बता रहे हो, ताकि ये चीज़ें बाजार की जो भी तली हुई चीज़ें ये नहीं खानी चाहिए। साधारण सी भाषा में बात करें तो आपने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है और छोटे से शहर चरखी दादरी से आप बिलोंग करते हो, तो अपनी जो जनता है उनको आप क्या कहना चाहोगे, ये संदेश क्या देना चाहोगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि अभी जैसे मैंने पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना बड़ा अचीवमेंट मिल जाएगा। मेरा बस एक एम था कि मुझे पीएचडी तो करना ही करना है, और जब मेरे को जब इतना बड़ा स्टेज मिल रहा था वहाँ पे रिसर्च का, मैंने इतने लोगों के साथ मिला, इंटरनेशनल लेवल पे मैंने लोगों से मिला, तो मेरे अंदर भी ये हुआ कि मुझे पीएचडी तो करना ही है। उसके बाद मेरा जो पीएचडी का वर्क है वो फार्मूला इंडियन पेटेंट ने भी एक्सेप्ट किया कि ये फार्मूला बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके बाद फिर जो नेशनल लेवल पे एक अभी कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके अंदर मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला यंग साइंटिस्ट अवार्ड के नाम से। तो यंग साइंटिस्ट अवार्ड में उन्होंने मेरे को फर्स्ट प्राइज़ दिया विद कैश मनी, और फिर एक अवार्ड भी दिया, और उसको देख के मैं और ज़्यादा मोटिवेट हुई। इससे मुझे यही लगता है कि जो अपनी स्किल्स हैं, जो भी अपने हमारे जो जूनियर्स रहते हैं, हमारा पीएचडी में हमें यही सिखाया जाता है कि हमारे जो जूनियर्स हैं उनको हमें कैसे ट्रेन करना है, ताकि जो हमने सीख लिया वो हमारे साथी पीएचडी करने के बाद ख़त्म ना हो जाए, हम अपने जूनियर्स को भी सिखा के जाएं कि कैसे रिसर्च करना है, कैसे मोटिवेट होना है। तो हमें उन्हीं चीज़ों के कांटेक्ट में रहना होता है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, उनको रिसर्च के बारे में कैसे मोटिवेट करना है। तो इसके अलावा जो कॉलेज की पढ़ाई होती है उसके अलावा कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी सरकार हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट चलाती है।
जो कि मैंने 4 से 5 अटेंड किए हैं। CSIR ICMR के कुछ लैब्स रहती हैं जो रिसर्च लैब्स हैं, तो वहाँ पे मैंने किया, उनके साथ कोलैबोरेशन किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने जूनियर्स को या अपने से जो छोटे लोग हैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि सबको रिसर्च के प्रति अगर वो उनके अंदर एंथुसियाज्म होगा उस चीज़ को सीखने का, तो वो 100% कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। हमारा अंतिम सवाल आपसे बाद में करेंगे, एक बार आंटी से बात करते हैं। आंटी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितनी खुशी हुई है कि बहुत ज्यादा चरखी दादरी से पहले तो इन्होंने देश का नाम किया है, हरियाणा का किया, और फिर चरखी दादरी भी आ गया उसमें। और ये ऐसे बच्चे तो सबको दे भगवान। क्या बात है। बहुत खुशी है। जी भाई जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरे को बहुत खुशी है। मेरी सिस्टर ने मतलब ऐसा काम कर दिया जो हम नहीं कर पाए, वो मेरी सिस्टर ने कर दिया है। आप भी डॉक्टरी लाइन से हो? हाँ, डॉक्टर तो है, लेकिन हमने कुछ रिसर्च नहीं करी ना। तो वो काम हमारा अधूरा इसने पूरा कर दिया है। ये भी भैया है। तो आपके सपने पूरे हो गए हैं। साक्षी जी, अब अंत में हम एक ही सवाल करना चाहेंगे आपसे, आगे क्या धमाका करने वाली चरखी दादरी की ये लड़की? धमाके तो होते रहेंगे, अगर हम काम करते रहेंगे तो धमाके होते रहना चाहिए। अभी फ़िलहाल मेरा PDF चल रहा है जिसके अंदर हमने और भी इन्वेंशन किया हुआ है। इसके अलावा मेरी कुछ 4 इंटरनेशनल बुक्स भी चल रही हैं और लगभग 50 तो आपके द्वारा लिखी हुई है? हाँ जी, वो मेरे द्वारा ही, मैं ही उसकी एडिटर हूँ, मैं ही उसको सब हैंडल कर रही हूँ इंटरनेशनल तो बुक्स। प्रकाशित होने वाली होंगी? हाँ या जी, अभी वो चल रही हैं फाइनल स्टेज में, मतलब अक्टूबर से पहले पहले हो जाएंगी वो पब्लिश। और बहुत सारे रिसर्च और रिव्यू पेपर्स भी हैं जो अगर आप गूगल पे डॉक्टर साक्षी सोनी गूगल स्कॉलर डाल के आप चेक करोगे तो उसमें मेरे अभी 27 से 28 जो है पेपर पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन और भी बहुत सारे अभी पेंडिंग क्यू में बहुत सारे चल रहे हैं। मतलब अगर हम काम करते रहेंगे तो अच्छा हमें रिजल्ट मिलता रहेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट हो तो ही काम करने में और मज़ा आता है, उसका एनर्जी। आपके चेहरे से है ना ये जाहिर हो रहा है सभी को कि आपने एक जग जीत लिया पूरा। बोलते हैं ना कि जहान जीतना, तो वो आपने जीत लिया। और हमारी भी और चैनल के माध्यम से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही चाहते हैं कि आपने अभी एक उपलब्धि हासिल की है, भगवान आपको और तरक्की दे और बड़ी बड़ी जो भी बीमारियां हैं उनसे निजात मिलने पाने का भी आप कुछ ना कुछ ऐसा ही एक फॉर्मूला तैयार करें ताकि जो और बीमारियां उनसे भी लोगों को राहत मिल सके। अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे आप? लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अपने से जो बड़े भाई बहन होते हैं उनसे हमें मोटिवेट रहना चाहिए। जैसे मेरे बड़े भाई ने पहले D फार्मा किया, पहले हमें नहीं पता था +2 के बाद क्या करना है क्या नहीं करना, तो उन्होंने पहले D फार्मा किया, फिर उन्हीं के पीछे पीछे कि हमें भी पढ़ना है तो उसी कॉलेज में और वही कोर्स लेके हमने D फार्मा किया। फिर उसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा जागा कि फिर हमने आगे स्टडी कंटिन्यू किया। तो हम सबको यही कहना चाहेंगे कि अपने से जो सीनियर्स रहते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, आसपास हो, तो हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि रिसर्च में मेन ये रहता है कि हमें टीम में काम कैसे करना है। तो हम अपने समाज में जो कुछ फंक्शन होते हैं या उनको अटेंड करते हैं या घर में कुछ होते हैं तो हमें टीम वर्क में काम करने की मोटिवेशन मिलती है। कोई जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि भी एक छोटे से शहर से या गांव से कोई बड़ा डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखता है या कोई भी बड़ा अफसर, तो काफ़ी बाधाएं आती जो सीनियर लोग होते हैं और कुछ होते हैं भाई इस काम ये नहीं होने देंगे वो नहीं, तो ऐसी कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा? एक्चुअली बहुत सारे स्ट्रगल तो करने ही होते हैं। मेरे जो सीनियर्स हैं, अभी तक मेरे डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मैंने ही तोड़ा है कि मैंने 3.5 ईयर में PhD कंप्लीट किया और उनको ये भी रहता था कि भाई ये हरियाणा से है तो इससे थोड़ा बच के भी रहना। 1-2 बार उन्होंने बहुत बार दबाने की भी कोशिश किया उन्होंने कि भाई इनको नहीं आगे नहीं बढ़ने देना, लेकिन हमने बोले कि हमने ठान लिया तो करके तो हम जाएंगे। वो चीज आपने साबित कर दी। उन लोगों का 7 साल में हुआ और फिर वो आगे पोस्ट डॉक के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने अपना 3.5 ईयर में कंप्लीट करके पेटेंट लेके मैंने पोस्ट डॉक भी ज्वाइन किया। तो इसलिए मेरे को और ज़्यादा खुशी होती है कि जो सीनियर्स मुझे पीछे धकेलने की कोशिश करते आए हैं लेकिन आज वही हमारे साथ खड़े होते हैं कि अरे वाह क्या कर दिया, अरे वाह क्या कर दिया। तो कमाल कर दिया। तो साथियों, डॉक्टर साक्षी की जुबानी आप लोगों ने सुना कि सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि इन्होंने बताया कि जो ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन कैंसर जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके बचाव के क्या साधन है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और विशेषकर कि योगासन योग ज़्यादा करना चाहिए। ये
अहम बातें बताई इन्होंने, ताकि सभी लोग लगभग बाज़ार का खाना खा रहे हैं, बाज़ार से ही तली हुई चीज़ें खा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बॉयल जो चीज़ें होती हैं ना, उबाल कर जो हम खाते हैं, उनको अधिक से अधिक मात्रा में खाना चाहिए हमें। और इसकी एक इन्होंने फॉर्मूला बना दिया है। ये तो नहीं पूछा हमने कि कब तक ये मार्केट में आ जाएगा। बहुत जल्दी, अभी टाइम ड्यूरेशन हम नहीं बता कुछ सकते। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल। एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल में आने के बाद भी अगर कुछ इफेक्ट पहुंचते हैं तो हमें फिर से उसके ऊपर काम करना होता है। तो अभी रिसर्च के लिए हमने अपना पीएचडी तो जल्दी कंप्लीट किया, इसके साथ और अच्छे रिजल्ट्स आए तो कम से कम इसको 1 या 1.5 साल तो लगेंगे। तो 1 से 1.5 साल तक ये दवाई बनकर मार्केट में आ जाएगी। और जितने भी लोग कैंसर से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए विशेषकर ये खुशखबरी है। वो मैंने पूछा भी सवाल कि भी जिसको कैंसर हो जाता है उसका अंग ही अलग कर दिया जाता है शरीर से, अब ऐसा नहीं होगा। ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत बेहतरीन और कारगर दवाई अभी 1 से 1.5 साल के बीच में मार्केट में आने वाली है, वो भी चरखी दादरी की डॉक्टर साक्षी के द्वारा बनाई हुई दवाई। तो साथियों, ऐसी ही और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।